हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। लास्ट सेशन में हमने इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन की एंड आज हम अपने इस सेशन में करेंगे सोर्सेस ऑफ एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। जो एशियंट पॉलिटिकल थॉट है, इसके जो सोर्सेस हैं हम इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड लिटरेरी सोर्सेस। तो आज हम इस सेशन में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं वो करेंगे एंड लिटरेरी सोर्सेस हैं अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्सेस ऑफ एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है इसकी सोर्सेस कौन कौन से हैं, कैसे हैं? जो बहुत ही ज़्यादा वाइड सोर्सेस हैं। इट इज़ नॉट अवेलेबल फ्रॉम सिंगल सोर्स और वर्क। हम ये नहीं कह सकते कि जो एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है इसके सोर्सेस हैं किसी एक सिंगल वर्क से हमको अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारे एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सोर्सेस है दे आर सेक्टर्ड इन डिफरेंट एरियाज, जैसे रिलीजन, सोशल, धर्म। मीनिंग उस टाइम धर्म को भी क्या माना जाता था? एक तरह से राज धर्म, पारिवारिक धर्म। तो इस तरह धर्म के अकॉर्डिंग भी पूरी सिविलाइजेशन है वो वर्क करती थी। तो इसके सोर्सेस हैं बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हैं। अगर हम वेदास की बात करते हैं ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, उस टाइम क्या होता था? उस टाइम यही तो माना जाता था जो धर्म हमको कहता है हमको उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। तो धर्म एंड रिलीजन है ये दोनों बहुत ही इंटर रिलेटेड होते थे, इसीलिए इन दोनों को एक ही माना जाता था। तो इस तरह जो सोर्सेस हैं हमारे सोशल लाइफ से लेकर रिलीजन से लेकर धर्म तक सभी तरह स्प्रेड हुए हैं। तो इसका एक सोर्स कभी भी नहीं हो सकता है एंड इट कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द एशियंट मोन्यूमेंट्स, क्वाइंस, अपेक्स, कस्टम्स, कन्वेंशंस, पॉलिटिकल फिलोसफी, इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। तो इस तरह जो हमारे जे सोर्सेस हैं मोन्यूमेंट से लेकर क्वाइन, अपेक, कस्टम, कन्वेंशंस जो भी सोसाइटी अडॉप्ट करते हैं वहीं तक चलते हैं। तो इस तरह बहुत ज़्यादा जो स्प्रेड हैं जो एशियंट इंडियन पॉलिटिकल सोर्सेस हैं इनकी रिगार्डिंग सेल्टर हैं वो क्या कहते हैं? ही सेड द हिस्ट्री ऑफ एशियन Indian political thought is the story of great minds that evolved political institutions and guides Hindu society for nearly 3 millenniums, मीन 30 लाख सालों से हमको गाइड कर रही है। तो इस तरह जो हमारे सोर्सेस हैं रिसेंटली अभी ऐड नहीं हुए हैं, जी तो बहुत लाखों सालों से चलते आ रहे हैं। इसीलिए तो इसके रिगार्डिंग यही कहा जाता है एशियन इंडियन थॉट है जिस सबसे पुरानी थॉट है। वेस्टर्न से भी पहले कौन सी थॉट डेवलप हुई थी? एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट ही डेवलप हुई थी। तो जो एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है हम इसकी क्रोनोलॉजिकल डिवीजन करते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री के सोर्सेस फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम इसको एजेस में डिवाइड करते हैं क्रोनोलॉजिकली। तो पहले हम इसको प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं, देन प्रोटो हिस्ट्री, देन हिस्टोरिकल पीरियड। जो प्री हिस्ट्री एज है, प्री हिस्ट्री एज का मीनिंग क्या होता है? जिसमें वहां की सिविलाइजेशन को लिखना नहीं आता था, तो आर्ट ऑफ राइटिंग थी वो मिस थी इन द प्री हिस्टोरिक एज। तो इस एज को हम प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। तो जैसे आप प्री हिस्ट्री पढ़कर आए हो उसी तरह जैसे पैलोलिथिक एज होगी जिसको माना जाता है 2 मिलियन बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक चलती है। देन मेसोलिथिक होगी वह 10,000 बीसी से लेकर 8,000 बीसी तक। देन न्यूलिथिक जो 8,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक चलती है। देन चाल्कोलिथिक आती है जिसमें जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेटल्स हैं उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। 4,000 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक चलती है। और इस एज में हमारे पास कोई भी रिटर्न सोर्स अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम इसको प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। देन प्रोटो हिस्ट्री में हम इंक्लूड करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 2700 बीसी से लेकर 1800 बीसी तक चलती है। इसका जो टाइम पीरियड है डिफरेंट हिस्टोरिक्स हैं वो डिफरेंट भी देते हैं। तो इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। लेकिन जो एज है प्री हिस्टोरिक एज है इसको हम स्टोन एज कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है।
प्रोटो हिस्ट्री में क्या है, जब प्री हिस्ट्री की तरह इनको लिखना तो आता था लेकिन पूरी तरह से आज की तरह डेवलप नहीं थी। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है प्री हिस्ट्री से लेके हिस्टोरिकल पीरियड और इसके बिटवीन क्या आती है, प्रोटो हिस्ट्री। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें हमको बहुत सारे रिटन सोर्सेस तो मिले हैं लेकिन आज तक इनको पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसको एंड प्री हिस्ट्रिक इन दोनों के सोर्सेस को हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं। और उसके बाद हिस्टोरिकल पीरियड स्टार्ट आता है जिसमें जो सोर्सेस मिलते हैं इसको पढ़ा गया है, इसको लिखना आता था और इनकी जो रिटन सोर्सेस हैं हम इनको पढ़ सकते हैं, इसीलिए इसको हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। तो जी स्टार्ट होता है वैदिक एज से जो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चलता है। तो उसके बाद आता है महाजनपद, मौर्य एम्पायर, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। इस तरह हमारा पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, जो हमारे एशियन पॉलिटिकल थॉट है, इसके जो मेन सोर्सेस हैं हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं, इसको हम अपने हिस्ट्री टाइम पीरियड के थ्रू ही डिवाइड करते हैं। जो हमारे पहले आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होंगे, प्री हिस्टोरिक एज के सोर्सेस प्लस प्रोटो हिस्ट्री के सोर्सेस, जिसमें हम मोन्यूमेंट्स हैं, न्यूमिस्मेटिक सोर्सेस हैं, एपिग्राफी है, हम इनकी स्टडी करेंगे। उसके बाद लिटरेरी सोर्सेस आते हैं जिसको हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रिलीजियस सोर्सेस एंड सेकुलर सोर्सेस। एंड इसके बाद फॉरेन रिकॉर्ड्स आते हैं। जो फॉरेन रिकॉर्ड्स हैं, कुछ ऑथर्स हैं, इनको लिटरेरी सोर्सेस में ही इंक्लूड करते हैं। तो मेनली हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड लिटरेरी सोर्सेस 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर आप चाहो तो इसको 3rd पार्ट में डिवाइड कर भी सकते हो, अदरवाइज इसको लिटरेरी सोर्सेस में भी इंक्लूड कर सकते हो। इस तरह हमारी डिवीजन हो जाती है सोर्सेस की। और अब करते हैं हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। जो हमारी एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। जो हमारी हिस्ट्री के 99% सोर्सेस हैं वो हमको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से ही फाइंड आउट होते हैं। तो जो आर्कियोलॉजिकल है ये है क्या, इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू materials remained such as building, monuments, artifacts, etc. तो मीनिंग जो माउंट्स थी, माउंट्स के अंदर जो कुछ भी हमारे सोर्सेस थे वो सोर्सेस बड़े हो गए, मीनिंग सिविलाइजेशन डेवलप होती है तो वो क्या हो जाती है, पुरानी सिविलाइजेशन है धरती के अंदर दब जाती है। अगर हम इनको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमको इसकी खुदाई करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, एक्सीवेट करते हैं। जब हम इसकी एक्सीवेट करते हैं तो ये 2 टाइप्स की होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जब हम हॉरिजॉन्टल करते हैं, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हम इसको एक्सीवेट कर रहे हैं तो ये क्या हो रही है, ये हो रही है हॉरिजॉन्टल एक्सीवेशन, जिसमें हमको सिविलाइजेशन के पूरे सोर्सेस पता चलते रहते हैं। जब हम इसके वर्टिकल सोर्स करते हैं तो उसके बाद टाइम पीरियड के थ्रू पता चलता है सबसे पहले कौन सी सिविलाइजेशन थी, उसके बाद कौन सी सिविलाइजेशन है वो डेवलप होती है। इस तरह एक्सकवेशन से हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं हम इनको फाइंड आउट करते हैं। जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो एस्टैब्लिश किया गया था इन 1861 में। ब्रिटिशर ने ही क्या किया था, इसको डेवलप किया था। तो इसको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है उसको फाइंड आउट किया जाता है और उसके बाद इसकी डेटिंग है, मींस जे कब के होंगे, इसके लिए बहुत सारे मेथड्स है वो यूज किए जाते हैं। लेकिन जो सबसे फेमस मेथड है रेडियो कार्बन मेथड है, जिसके थ्रू हम आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं, इन सोर्सेस की डेट है वो फाइंड आउट करते हैं। तो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूमिस्मेटिक सोर्सेस, या फिर इनको हम कहते हैं क्वाइंट्स। जब क्वाइंट्स की स्टडी की जाती है तो हम क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक। स्टडी ऑफ क्वाइंट्स इज कॉल्ड द न्यूमिस्मेटिक। तो इस तरह जो न्यूमिस्मेटिक स्टडी है, न्यूमिस्मेटिक सोर्सेस है, ये हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। दे प्रोवाइड अनअडल्टरेटेड इंफॉर्मेशन, मीनिंग जो क्वाइंट्स हमको मिलते हैं, जो क्वाइंट से हमको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इससे हमको
पता चलता है वहां की इकोनॉमी कितनी प्रोस्पर थी, वहां का ट्रेड कितना डेवलप था। जैसे हम अपनी आज की एग्जांपल लेते हैं, हमारे आज के टाइम में कॉइन्स हैं पूरे इंडिया में स्प्रेड है, तो अगर कुछ सालों बाद हमारी सिविलाइजेशन खत्म हो जाए और उसके बाद नई सिविलाइजेशन आती है तो हमारे कॉइन्स क्या है पूरे इंडिया में स्प्रेड होंगे। तो इससे हमें टेरिटरी एक्सपेंशन का भी पता चलता है और उसके बाद पता चलता है वहां पर कैसे कॉइन्स प्रिवेल करते थे, वहां की प्रोस्पेरिटी का भी पता चलता है। तो उस टाइम बहुत टाइप्स के कॉइन्स थे प्रिवेल कर रहे थे, वहां पर सिर्फ गोल्ड कॉइन नहीं थे, आयरन के कॉइन थे, ब्रॉन्ज के, सिल्वर के कॉइन भी अवेलेबल थे। एंड जो प्योरिटी ऑफ कॉइन्स है ये बताती है कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, उस सिविलाइजेशन की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी प्रोस्पर थी या प्रोस्पर नहीं थी। अगर इकोनॉमिक कंडीशन प्रोस्पर थी तो कॉइन क्या था पूरी तरह से प्योर मिलता था, अगर वहां का कॉइन है वो प्योर नहीं होता था तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ज्यादा नहीं थी। तो इससे हम बहुत कुछ है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो कॉइन्स हैं इनका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल एस्पेक्ट भी है, इसकी इंपॉर्टेंस भी पता चलती है। पॉलिटिकली हमको पता चलता है उस टाइम कौन सी डायनेस्टी थी जो वहां पर रूल कर रही थी और वहां की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, वहां का ट्रेड एंड मर्चेंट कैसे थे, वहां कहां तक पर ट्रेड करते थे, वहां का व्यापार है कितना प्रोस्पर था कि वहां पर ट्रेड कॉइन से ज्यादा होता था या बार्टर सिस्टम से होता था। अगर कॉइन बहुत ज्यादा प्रिवेल करते थे इसका मीनिंग है कॉइन है बहुत ज्यादा स्प्रेड होंगे। उसके बाद रिलीजियस, जब हम कॉइन को देखते हैं इस पर किंग है, किंग की जो फोटो है, इमेजेस हैं, उनको बनाया जाता था और उसके बाद वहां के जो डीटीज थे, वहां के जब परमात्मा थे जिनको वो मानते थे उनके पोर्ट्रेट है उनको भी वहां पर छापा जाता था। तो वहां पर रिलीजियस एस्पेक्ट है वो भी पता चलता है। कल्चर, वहां का आर्ट उस टाइम कैसे था, जैसे एक कोई राजा है उसने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अपनी फोटो लगा दी तो वहां से हमको पता चलता है उस टाइम म्यूजिक है, आर्ट है वो भी डेवलप है। तो कॉइन्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाते हैं। और उसके बाद सेकंड आता है एपिग्राफिक एंड पैलियोग्राफिक सोर्सेस, और हम इनको कहते हैं इंस्क्रिप्शन, मीनिंग जो भी इंस्क्राइब किए गए हैं, जो भी पिलर्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, जो भी बहुत बड़े राजा थे वो क्या करते थे किसी स्टोन पर लिखकर चले जाते थे, प्लेट्स पर लिख देते थे, उनको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो हम इसी को एपिग्राफिक एंड पैलियोग्राफिक सोर्सेस कहते हैं। एपिग्राफिक का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, इसको हम क्या कहते हैं एपिग्राफिक स्टडी। तो a large number of inscriptions are recorded on stone, pillars, walls of caves or temples, seals, सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड प्लेट्स। तो इस तरह वहां पर क्या किया जाता था उस टाइम पीरियड पर, जो स्टोन होते हैं, पिलर होते हैं, मंदिर की, केव्स की दीवारें होती हैं, वो कुछ इंस्क्राइब किया जाता है, वहां पर लिखा जाता है, जिस पर हम कहते हैं जो इंस्क्रिप्शन है। वो इंस्क्रिप्शन को राइट डाउन करना, इंस्क्रिप्शन की स्टडी करना एपिग्राफिक है। जो भी इंस्क्राइब किया जाता है वो हमको उस टाइम के पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक कंडीशन है वो सब कुछ डिफाइन कर देते हैं। इसीलिए जो इंस्क्रिप्शंस होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स मानी जाती हैं। एंड इसी तरह जो पैलियोग्राफी है ये भी क्या होती है, जो एशियंट सोर्सेस हैं इनको राइटिंग का, इनकी स्टडी का और इसमें डेट फिक्स करने के काम को पैलियोग्राफिक कहा जाता है। इसी तरह एपिग्राफिक एंड पैलियोग्राफिक सोर्सेस हैं जो हमको बहुत ज़्यादा एशियन पॉलिटिकल थॉट की जो नॉलेज है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो जो हमारे जो एपिग्राफिक एंड पैलियोग्राफिक सोर्सेस हैं, जो पहले टाइम में जो इनके इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं उनमें कौन सी स्क्रिप्ट है वो यूज की जाती थी, पर की स्क्रिप्ट को यूज किया जाता था। तो जिस स्क्रिप्ट है सबसे पहले आई थी और उसके बाद ही संस्कृत स्क्रिप्ट है वो डेवलप होती है। और उसके बाद जब हड़प्पा सिविलाइजेशन डेवलप होती है इसमें
पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है जे यूज की जाती है। वहां पर जो कुछ भी था इमेजेस के थ्रू डिफाइन किया जाता था। देन अशोका के टाइम पीरियड में ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, इसको डेवलप किया जाता है। इस तरह टाइम के साथ स्क्रिप्ट्स हैं वो चेंज होती जाती हैं। तो इन सब की इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलती है? हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से ही मिलती है। जो अशोका के बाद इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं वो कैसे मिलती हैं? ऑफिशियल्स एंड प्राइवेट। ऑफिशियल्स कैसी होती थी? जो वहां का रूलर था, राजा के द्वारा जो कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है वो ऑफिशियल होती है। और प्राइवेट, वहां के जो थिंकर थे, फिलोसफर थे, उस टाइम के थिंकर अगर वो कुछ अपनी मर्जी से डिफाइन करते हैं तो वो प्राइवेट इंस्क्रिप्शन है, वो कहा जाता है। जैसे हम इलाहाबाद का पिलर है उसमें बहुत कुछ इंस्क्राइब किया गया है, उसमें अशोका के, समुद्रगुप्त के, जहांगीर की जो इंफॉर्मेशन है वो हमको अवेलेबल होती है। इस तरह एपिग्राफिक एंड पैलोग्राफिक है, इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे पहली बात, जे हमको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो कुछ भी डिफाइन हुआ है हिस्ट्री में, जो कुछ भी इंस्क्राइब किया गया है उसकी हमको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसका सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी थी ये भी हमको डिफाइन करती हैं, क्योंकि इंस्क्रिप्शन में इन सबको डिफाइन किया जाता था। उस टाइम का कल्चर कैसा था, वहां के लोगों की बिलीव्स कैसी थी, ये डिफाइन किए जाते हैं। उसके बाद जो हमारे लिटरेरी सोर्सेस हैं उसको किसी भी पर्सन ने खुद लिखा होता है तो उसके ऊपर हम ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं जब तक हमको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से एविडेंस नहीं मिलते हैं। इसीलिए दीज आर द परफेक्ट फॉर फिलिंग द गैप इन द हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो भी गैप है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, इंस्क्रिप्शन ही फिल करती हैं। और उसके बाद हमारा लास्ट सोर्स आता है मॉन्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या हो गए? जो भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं हिस्ट्री में, को जो भी हमको ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, जो भी सोर्सेस मिल रहे हैं, हम उनको आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स मिल रहे हैं ये भी हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स माने जाते हैं। तो रिमेन्स ऑफ स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, बिल्डिंग्स, टूल्स, पोट्री, मेटल, ज्वेलरी, ये सब क्या है? मॉन्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स में इंक्लूड होते हैं। तो उस टाइम में जो हमारे वहां के टूल्स हैं उससे पता चलता है इकोनॉमी कितनी प्रोस्पर हुई है, वहां की बिल्डिंग से वहां की आर्ट एंड आर्किटेक्ट है वो पता चलता है, कल्चर पता चलता है। पॉटरी है, पोर्ट्स हैं वो कितने ज्यादा डेवलप थे, उन्होंने पोर्ट का काम करना स्टार्ट कर दिया। मेटल्स हैं, वहां के लोग कौन सी ज्वेलरी पहनते थे, किस मेटल की ज्वेलरी पहनते थे, ये सब फैक्ट्स हैं हमको वहां की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, इन सब की इंफॉर्मेशन कौन दे रहे हैं? मॉन्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट। जैसे हम टेम्पल की बात करते हैं, नॉर्थ के जो टेम्पल थे जे नागरा आर्किटेक्चर कहलाते हैं। तो इस तरह हर एक टाइम में जो कल्चर डेवलप होता है उसको आर्टिफैक्ट्स ही डिफाइन करते हैं। तो जो सोर्सेस हैं ये हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जो हमको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारी हिस्ट्री की प्रोवाइड कराते हैं। तो आज हमने इस सेशन में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की स्टडी की है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे लिटरेरी सोर्सेस। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।